Hello students, good morning all of you. Today we are talking about linear equation or simultaneous equation with two unknown zodiacs. दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण या युग्म समीकरण। आइए आज एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ इस टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें जो लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा वो इस प्रकार है। युगपत समीकरण की अवधारणा को समझ सकेंगे, यानी क्या होता है युगपत समीकरण, इसके बारे में हम जान सकेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। दूसरा लर्निंग आउटकम, दो अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण को बनाना तथा उनका अनुप्रयोग करना। यानी जैसे दो अज्ञात चर राशि वाले जो समीकरण हैं उनको हम लोग बना सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा लर्निंग आउटकम है दो अज्ञात राशियों वाली वर्तिका प्रश्नों का युगपत समीकरण द्वारा हल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्तिका प्रश्नों में हमें जो समीकरण होता है वो पहले से दिया नहीं होता है, वो समीकरण हमको बनाना पड़ता है और उसके बाद जो टू अननोन वेरिएबल होते हैं उसका मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हम लोग एक अज्ञात चर वाले प्रश्नों का निर्माण करना अब तक हम लोग एक अज्ञात चर वाले प्रश्नों का निर्माण करना, हल करना तथा उनकी सत्यता की जांच करने की विधि से अवगत हो चुके हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एक अज्ञात चर वाले जो प्रश्न थे उनको हल करना सीख चुके हैं, उनकी सत्यता का जांच करना सीख चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में दो अज्ञात चर यानी टू अननोन वेरिएबल के बारे में अध्ययन करेंगे। वो इस प्रकार होंगे जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे हमारे चल रहा है a1x + b1y + c = 0। अब इस वीडियो में a1 जो लिखा है वो कैपिटल A लिखा है, ये स्मॉल a रहेगा, b भी स्मॉल रहेगा और c भी स्मॉल रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग का स्मॉल a1x + b1y + c = 0 एवं a2x + b2y + c = 0, ये दो इक्वेशन है जिनसे हमें इन जो x और y दो अज्ञात चर हैं या अननोन वेरिएबल हैं, इनको हम लोग को ज्ञात करना है। इस समीकरण में प्रयुक्त यदि चर की घात 1 होती है तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जो समीकरण पढ़े हैं द्विघात समीकरण, उसमें उस समीकरण में जो चर या वेरिएबल था उसकी घात 2 होती थी, परंतु लीनियर इक्वेशन में या सिमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जो वेरिएबल है उसकी घात 1 होनी चाहिए। समीकरण में जो चर है उसकी घात 1 होगी तो वह रेखीय समीकरण होगा। अब समीकरण को हल करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। यदि हम लोग समीकरण बना लेते हैं या कोई प्रश्न पढ़ते हैं और उसको सरलतापूर्वक हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन 5 बातों को गहराई से समझ लेनी चाहिए। उसके बाद हम बड़े आसानी से किसी क्वेश्चन को पढ़ के उससे समीकरण बना के अननोन वेरिएबल को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है, सबसे पहले समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़कर पता लगाते हैं कि ज्ञात क्या करना है तथा क्या ज्ञात है। यानी जब हम समस्या पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें हमें जो जो दिया है वो पता हो जाएगा और क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है, क्या पता करना है वो भी हमको पता हो जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के पता कर सकते हैं। फिर हम लोग जब इक्वेशन का निर्माण करते हैं तो उसमें जो अननोन वेरिएबल को x, y, z या किसी अक्षर संख्या से व्यक्त करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जो इक्वेशन तैयार करेंगे उसमें जो हमें ज्ञात करना है उसको x, y या z या किसी अक्षर संख्या से ही उसको व्यक्त किया जाता है।
तीसरा है यथासंभव प्रश्न में दिए गए प्रत्येक शाब्दिक कथन को गणितीय कथन के रूप दे देते हैं। यानी जैसे उसमें सिर्फ लिखा है कि 2 किलो सेव का दाम 5 रुपये है, तो उसमें 2 अगर शब्दों में लिखा है तो उसको हम लोग 2 अंकों में लिखेंगे, उसके बाद दाम लिखेंगे, यानी उसको यथासंभव गणितीय रूप में उसको परिवर्तित कर लेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन आसानी से बन सकता है। चौथा है हम उन राशियों की खोज करते हैं जो आपस में समान हो। जैसे यक्स, एक राशि में यक्स, एक इक्वेशन में यक्स दिया है तो दूसरे इक्वेशन में यक्स है, ऐसे राशियों को हम खोजते हैं जो आपस में समान होते हैं, और फिर राशियों को स्थान पर उपयुक्त व्यंजक लिखकर समीकरण बना लेते हैं। उन राशियों को सही स्थान पर लिखते हैं और उससे एक व्यंजक बना लेते हैं। अंतिम है उसके तत्पश्चात समीकरण को हल करके अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी ऊपर के चारों काम करने के बाद हमें आराम से हम इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। उसके बाद समीकरण बनाने के बाद समीकरण को हल करके जो हमें प्राप्त करना है उसका मान निकाल लेते हैं। अब कब जो रेखीय समीकरण है वो कब रेखीय समीकरण कहलाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 2 अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरणों a1x + b1y + c = 0 तथा a2x + b2y + c = 0 को युगपत समीकरण कब कहेंगे। यानी यह कब रेखीय समीकरण युगपत समीकरण कहलाएगा, इसको ध्यान दीजिए। तो इसके लिए कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। a1/a2 यह b1/b2 के बराबर नहीं है। जब ये शर्त होगी तभी यह समीकरण युगपत समीकरण कहलाएगा। जैसा कि मैंने उदाहरण से आपको बताया है कि यह उदाहरण है जैसे 2x धन y = 5, 3x ऋण y = 10। पहला इक्वेशन है 2x धन y ऋण 5 = 0। इसमें a1 बराबर 2, b1 बराबर 1। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन हम लोग का तैयार होता है 3x ऋण y ऋण 10 = 0। तो a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर ऋण 1 हो जाएगा। अब हम लोग a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसमें a1 और a2 और b1 और b2 का मान रखते हैं। अब हम देखते हैं a1/a2 बराबर 2/3 होता है। आप देखिए a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, तो a1/a2 2/3 तथा b1/b2 बराबर 1/1। b1 1 है और b2 ऋण 1 है, तो b1/b2 बराबर 1/1 बराबर ऋण 1, दोनों बराबर नहीं है। अतः यह जो समीकरण है 2x + y = 5, 3x ऋण y = 10, यह जो समीकरण है यह युगपत समीकरण होगा। युगपत समीकरण को हल करने की विधियाँ मुख्यतः 2 विधि होती है। युगपत समीकरण को हल करने की मुख्यतः 2 विधि होती है। पहला है प्रतिस्थापन विधि या रिप्लेसमेंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत हम एक समीकरण से एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त करके पहले अज्ञात चर का मान प्राप्त करते हैं। इसके बाद उसका मान दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये तो लिखी बात हो गई। अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। प्रतिस्थापन विधि जो होती है उसमें जो इक्वेशन दिया होता है, जैसे उदाहरण में आप देख पा रहे हैं x + 2y = 7, तो इसको या तो x के पदों में व्यक्त कर लेते हैं, x का मान y के पदों में व्यक्त कर लेंगे, या तो y का मान x के पदों में व्यक्त कर लेते हैं और उसको समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो दोनों y का मान हो जाएगा और एक y का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें उस जो मान प्राप्त होगा उसको समीकरण 1 में रख के x का मान भी प्राप्त कर लेंगे। ये जो उदाहरण दिया है प्रथम विधि प्रतिस्थापन विधि, इसको समझिए। जैसे इसमें पहला समीकरण है x + 2y = 7, सेकेंड इक्वेशन इज 2x + y = 5,
देन वी आर प्रूव बाय इक्वेशन नंबर 1 x plus 2y equal to 7, then x equal to 7 minus 2y। यहाँ x का मान y के पदों में हम लोग दे दिए, निकाल लिए। अब इस मान को, x के इस मान को अब हम लोग उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान हमको मिला है 7 माइनस 2y। जब हम समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस वाई बराबर 5, तो 2 बाहर हो गया, x के जगह 7 माइनस 2y हो गया, प्लस y अपने जगह है बराबर 5। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम लोग को 2 सते 14 माइनस 2 दूना 4y प्लस y बराबर 5 ये प्राप्त होगा। अब 14, 4y में से 1y घट जाएगा, साइन चूँकि -4 है इसलिए ये ज़्यादा है तो -3y हो जाएगा। 14 माइनस 3y बराबर 5। तो हम लोग पुनः पक्षांतर करते हैं, 14 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा -3y बराबर 5 माइनस 14 या 5 माइनस 14, तो -3y इक्वल टू -9, तो 3y इक्वल टू 9, माइनस माइनस से कट जाता है तो y इक्वल टू 9/3। इसका मतलब है कि y का मान 3 होगा। अब ये जो y का मान 3 प्राप्त हुआ, इसको हम लोग चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लें या समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे, इससे हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। मैंने उसको समीकरण में रख लिया मान x, जैसा कि हम देखे थे कि अभी x बराबर 7 ऋण 2y हुआ, तो x बराबर 7 ऋण 2y के जगह और y के जगह हम लोग 3 रख लेते हैं, तो 3 दूना 6, x बराबर 7 ऋण 6 बराबर 1। यह युगपत समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर 3 आए। अब इसकी सत्यता की जांच करने के लिए आप x और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो भी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष आएगा। ऐसे ही आप इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे अपने से कि आपने जो क्वेश्चन हल किया है वो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, आप इसको हल करिएगा। और मैंने जैसा कि बताया कि युगपत समीकरण को हल करने की 2 विधियां होती हैं। तो पहली विधि हम लोग देखे हैं प्रतिस्थापन विधि, अब दूसरी विधि है विलोपन विधि। आप जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि विलोपन विधि कभी कभी दिए गए युगपत समीकरण को मात्र जोड़ने अथवा एक को दूसरे से घटाने पर एक चर का विलोपन हो जाता है, अर्थात प्राप्त समीकरण में केवल एक अज्ञात चर रह जाता है जिसे हल करने पर उसका मान ज्ञात हो जाता है। चर के प्राप्त इस मान को दिए गए किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार के युगपत समीकरण को हल करने की क्रिया को विलोपन विधि कहते हैं। अब इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण नंबर 1, 2x ऋण y बराबर 8 समीकरण नंबर 2। अब इस दोनों समीकरण को आप ध्यानपूर्वक देखें तो ऊपर है प्लस y, नीचे है माइनस y। अगर इन दोनों समीकरण को आप सिर्फ जोड़ देंगे तो y से कट जाएगा, इधर 3x बराबर 15 बचेगा, 3x बराबर 15। अब x सिर्फ एक चर बचा इस इक्वेशन में, जो हमें प्राप्त हुआ है x बचा। x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और इस x की वैल्यू को पुनः किसी समीकरण में रख के y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग एक चर विलोपित कर लेते हैं, यानी जोड़कर अथवा घटाकर हम लोग एक चर को विलोपित कर लेते हैं और एक चर जो बचता है उसका मान ज्ञात करके उसको पुनः हम लोग किसी समीकरण में रख के उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें दोनों जो चर हैं उसका मान प्राप्त हो जाता है। उस समीकरण को देखिए हल किया गया है आपको, जैसा कि मैंने बताया है x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब इस समीकरण को हम लोग सिर्फ जोड़े हैं, जोड़ने के बाद y से कट जाता है,
और x में 2x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, इधर 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 15, यानी x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 15/3 या x इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग रखते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, देन 5 प्लस वाई इक्वल टू 7, इसलिए y इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अतः समीकरण का हल x बराबर 5 और y बराबर 2 है। इसकी भी सत्यता की जांच हम लोग आप कर सकते हैं। x और y की दोनों चर हैं, उनकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में रख लीजिए, और आपको बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष मिलता है, तो आपकी जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं होता है तो वो वैल्यू गलत है। इस प्रकार से आप अपने जो हल किए हैं उसकी सत्यता की भी जांच कर लेंगे। दैनिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को समीकरण द्वारा सरलता से हल किया जा सकता है। जैसा कि युगपत समीकरण में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये जो 5 प्रकार के प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो हम युगपत समीकरण द्वारा हल करते हैं। पहला है संख्या संबंधी प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जो संख्या से संबंधित होते हैं। जैसे 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब आप 2 क्रमागत संख्या अगर आप मानते हैं कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। दोनों का योग 7 दिया है, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न है आयु संबंधित प्रश्न। जैसे सलमान अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु के 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको ध्यान से समझिए। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, यानी वर्तमान में इस वक्त अगर सलमा की उम्र x और रेशमा की y है, तो x बराबर y प्लस 10, क्योंकि सलमा अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा की आयु रेशमा की आयु में 10 वर्ष जोड़ने पर प्राप्त हो जाए। अब 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु के 2 गुनी थी, तो 4 वर्ष हम लोग पहले जाने के लिए x में से 4 घटा लेंगे और y में से 4 घटा लेंगे, और तो ये लिखेंगे 4 वर्ष पहले सलमा की उम्र x माइनस 4, 4 वर्ष पहले रेशमा की उम्र y माइनस 4। अब दोनों की आयु में जो कंडीशन है प्रश्नानुसार, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु के 2 गुनी थी, यानी x माइनस 4 बराबर 2 कोष्ठ में y माइनस 4, ये दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए, आपके पास 2 अननोन वेरिएबल हैं, तो आप दोनों इक्वेशन को हल करके बड़े आराम से आप सलमा की उम्र और उसकी बहन रेशमा की उम्र को ज्ञात कर सकते हैं, वर्तमान उम्र। तीसरे प्रकार का इसमें जो प्रश्न आता है, जैसे ज्यामिति संबंधी होता है। एक त्रिभुज के अंतः कोण क्रमशः 3x डिग्री, 2x प्लस 20 डिग्री तथा 5x माइनस 40 डिग्री है। अब ये त्रिभुज के अंतः कोणों का मान दिया है। इस सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो आप अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, तो आप तीनों कोणों को लिख लेंगे, उसके बाद बराबर 180 अंश x का मान आ जाएगा। x की वैल्यू रख देंगे आप इक्वेशन में, आपको अलग अलग कोणों के, तीनों कोणों के अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। चौथे प्रकार का इसमें जो प्रश्न आता है वो समय, दूरी और चाल से संबंधित होता है। जैसे एक मालगाड़ी 40 किमी प्रति घंटे की चाल से 9 बजे प्रातः एक स्टेशन से निकलती है। एक डाक गाड़ी ने जो 10 बजे प्रातः उसी स्टेशन से निकलती है, उस मालगाड़ी को दिन में एक स्टेशन पर 12 बजे पकड़ लेती है। यानी 9 से 12 बजे तक पहली रेलगाड़ी चली है, दूसरी रेलगाड़ी जो है 10 से 12 बजे तक, यानी 3 घंटा पहली रेलगाड़ी चली और 2 घंटा दूसरी रेलगाड़ी चली। समय आपका प्राप्त हो गया। डाक गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको दोनों का अलग अलग 40 किमी चाल पता है पहले से ही, पहले मालगाड़ी की चाल आपको पता है, तो आप इक्वेशन बना के उसको हल कर लेंगे। और जो
पाँचवा है वो अन्य प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे नेहा, आदर्श, रजिया के पास इतने रुपए हैं, तीनों को मिलाकर कुल इतने हैं तो कुल कितने रुपए हैं। ऐसे आप हल कर लेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद हल कर लेंगे और XYZ जो भी होगा उसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा जिससे आपको आसानी पूर्वक आप इसको हल कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा क्वेश्चन हल करना है, पाँचवा भी ठीक है, छठा क्वेश्चन भी ठीक है, सातवां भी ठीक है, आठवां क्वेश्चन भी ठीक है और नौवां क्वेश्चन देखिए, दो कोटि पूरक कोण। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोटि पूरक कोण क्या होता है, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वो कोटि पूरक कहलाते हैं। तो यानी x + y = 90 डिग्री। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दो कोण हैं x और y जिनका मान 90 अंश होगा तो वो एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। और समपूरक क्या होता है? समपूरक कोण दो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है उसको समकोण कहते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए और इसमें से भी दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। कोटि पूरक कोणों का योग 190 अंश होता है, पहला ये इक्वेशन हो गया। दूसरा आपका है x/y = 3/5। ये आप निकाल लीजिए तो बड़े आराम से आपका निकल जाएगा, तो दोनों कोणों का मान निकल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700, 5 कुर्सी 3 मेजों का मूल्य इतना। ये भी आप XY मान लीजिए, एक कुर्सी का मूल्य x, 2 कुर्सी, तो दो इक्वेशन प्राप्त होंगे, दो वेरिएबल भी है। दोनों इक्वेशन को जब आप हल करेंगे तो कुर्सी और उसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्लास में अभी बस इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक ले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।